समाजवादी पार्टी ने 5 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है। जयसिंह जयंत बनाए गए हैं लखनऊ से जिलाध्यक्ष, तो देवी प्रसाद चौधरी को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष यादव बदायूं के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इंजीनियर रविंद्र को रायबरेली का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रजेश गौतम गोरखपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे जिलाध्यक्ष के तौर पर। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से 24 के मद्देनजर जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा रही है और इसीलिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति 5 जिलाध्यक्षों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें कहां की कमान संभाली होगी ये भी हम आपको बताते चले। जयसिंह जयंत बनाए गए हैं लखनऊ के जिलाध्यक्ष। देवी प्रसाद चौधरी को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष यादव को बदायूं का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंजीनियर रविंद्र को रायबरेली का जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं ब्रजेश गौतम को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष के तौर पर उन्हें पार्टी की कमान दी गई है ताकि वो आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं में जोश भरे। 24 के मद्देनजर जब रणभेरी सज चुकी है, कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार में जुटने के अलावा हर एक जिले की, खासकर अहम जिलों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय कर दी जाए। देवी प्रसाद चौधरी को मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, ये 5 नाम सामने आए हैं और 5 अहम जिले से ये जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनकी लिस्ट सामने आई है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये बड़ा अपडेट है। 5 जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है, जिसमें नाम आता है जयसिंह जयंत का। लखनऊ राजधानी से वो जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देवी प्रसाद चौधरी, आशीष यादव, इंजीनियर रविंद्र और ब्रजेश गौतम ये नाम शामिल हैं। बात बुलंदशहर होली मिलन समारोह की करें। नोएडा सांसद महेश शर्मा झूम उठे, थिरक उठे जब होली मिलन कार्यक्रम में नेताओं की ओर से ये आयोजन था। भोटाना गांव थे और देखिए, लोक धुन पर वो भी झूम उठे। चाल मंदिरे की थाप पर अपने आप को रोक नहीं पाए। नोएडा से सांसद महेश शर्मा को आप देख रहे हैं, पगड़ी में होली मिलन कार्यक्रम था। ये बुलंदशहर में बड़ा आयोजन था नेताओं की ओर से। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। मारपीट और आगजनी के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इरफान समेत 4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। आरोपी इरफान, रिजवान सोलंकी, शौकत अली पर आरोप तय हुए हैं और इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ के खिलाफ भी आरोप तय हो चुके हैं। अब उपरोक्त धाराओं में इरफान समेत सभी पर केस चलेगा। इरफान वीसी के माध्यम से, जबकि बाकी अभियुक्त कोर्ट में पेश हुए थे। आज का दिन अहम था। इरफान सोलंकी केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। सभी पर आरोप तय हो चुके हैं। अब संबंधित धाराओं में आगे केस चलेगा। जो 5 आरोपी हैं उन सब पर कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं, जिसमें इरफान सोलंकी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बाकी के अभियुक्तों को पेश किया गया कोर्ट में और कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट यह है कि सभी पर आरोप तय हो चुके हैं। मारपीट और आगजनी का मामला, कोर्ट ने इस पर आरोप तय कर दिया। इरफान समेत 4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप अब तय हो चुके हैं। आरोपी इरफान, रिजवान सोलंकी, शौकत पर आरोप तय है और इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ के खिलाफ भी आरोप तय हो चुके हैं। अब जो भी धाराएं हैं उन धाराओं में इरफान समेत सभी पर केस चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतीश का रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। रतीश, बताएं क्या अपडेट आ रही है कोर्ट से, आज आरोप तय हुए इसके मद्देनजर? डिस्चार्ज एप्लीकेशन 4 मार्च को लगाई गई थी। जो सह आरोपी हैं इरफान सोलंकी के शौकत अली, आगजनी वाले केस में जो 7 नवंबर को पिछले साल हुआ था और 8 नवंबर को इसमें FIR जागमऊ थाने में दर्ज की गई थी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का निस्तारण आज किया गया है और इसके तहत अब कोर्ट ने कहा है कि 400 जो IPC की धारा है 436, 506, 147, 327, 427 ये तमाम धाराएं हैं, इन पर अब ट्रायल चलेगा। यानी अब ट्रायल जो चलना है उसका रास्ता साफ हो गया है और कानपुर पुलिस वैसे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि अगले 6 महीने के भीतर ही इस पर फैसला आ जाएगा। जी बिल्कुल, कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आरोप तय हो चुके हैं, तो धाराओं को देख करके क्या लगता है रतीश? आप देखिए, काफी गंभीर धाराएं हैं और धाराओं को अगर महीन तरीके से देखा जाए, बारीक तरीके से देखा जाए, तो किसी भी धारा में 3 साल से कम की सजा नहीं है और यही सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है इरफान सोलंकी को तो उनकी विधायकी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और विधायकी जा सकती है। तो ऐसे में जो धाराएं हैं, जो ट्रायल चलेगा, अगले 6 महीने में उससे फैसला आना है
और मुश्किलें इरफान सोलंकी की जरूर पड़ेंगी। बिल्कुल रतीश, ये आपने अहम बात कही है। और आज के जो आरोप तय हुए हैं, जो धाराओं को आधार बनाया गया है, इस पर ट्रायल चलेगा और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल से बात आगे बढ़ती है, नतीजों तक पहुंचती है, तो मुश्किलें खास तौर पे बढ़ेंगी, विधायकी पे संकट आ सकता है। ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 5 जो लोग नाम सामने आए हैं, उनके लिए भी क्या सेम धाराएं हैं रतीश, या फिर कुछ अलग है उनके लिए? बिल्कुल, उन पर भी इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमे चलेंगे, जो जिन धाराओं पर आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो शौकत अली के द्वारा लगाई गई थी उसको निस्तारित कर दिया है। जी रतीश, शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां बड़ी खबर मिल रही है बरेली से। दिन दहाड़े फायरिंग और मारपीट की खबर है। युवक को सरेआम पीटा गया है, फायरिंग हुई है और यह वीडियो वायरल है। बीच बाजार गोलीबारी करता एक शख्स दिखाई दे रहा है। युवक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल है, लेकिन इस वीडियो में दिखने वाले शख्स को अभी तक ढूंढा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर अभी तक कार्रवाई की खबर नहीं है, लेकिन बीच बाजार दिन दहाड़े फायरिंग और मारपीट हुई है। बरादरी थाना लगता है संजय नगर का ये बाजार है। देखिए आप, एक शख्स वीडियो बना रहा है, लेकिन सामने कुछ लोग कार के उस तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने माहौल खराब किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रावास को सील किया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम छात्रावास सील किया जा रहा है। मुस्लिम छात्रावास से शदाकत की गिरफ्तारी हुई थी। हॉस्टल के सभी 107 कमरों को खाली कराया जा रहा है। हॉस्टल के कमरों को खाली कराने के बाद किया जाएगा सील, ये भी जानकारी है। सदाकत पर हमले की साजिश का आरोप है। हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में सदाकत रहा करता था और आरोप यह है कि इसी कमरे में बैठ करके सारी प्लॉटिंग की गई थी, सारी योजना बनाई गई थी। हॉस्टल के कमरों को अब सील कराया जा रहा है, खाली कराया जा रहा है। 107 कमरे हैं मुस्लिम हॉस्टल के और इन कमरों को सील किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में। वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल जहां उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रची गई थी, जहां के कमरा नंबर 36 में सदाकत नाम का जो गाजीपुर का रहने वाला आरोपी है वो रहा करता था। और ये देखिए, आपकी तमाम कमरों को खाली करा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सामानों को इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। किसी सुरक्षित जगह पर इसे ले जाएंगे, किसी परिचित के यहाँ ले जाएंगे या किसी किराए के कमरे में ले जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर रह करके पढ़ाई करेंगे। जो है कितनी दिक्कतें हो रही हैं ये देख करके समझा जा सकता है। लेकिन जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को आज सील किया जा रहा है और जिस मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में साजिश रची गई थी उमेश पाल शूटआउट केस की, उसमें कमरे किस तरीके से हैं ये हम नमूने के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो 36 नंबर कमरा नहीं है जिसमें सदाकत रहता था, लेकिन इसी तरीके का कमरा वो भी था। सारे कमरे लगभग एक जैसे थे। तो ये देखिए, ये तकरीबन 10 बाई 12 फीट का कमरा ऐसे होता है जहां पर 2 तख्त लगी होती है। 2 स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कमरे अलॉट किए जाते हैं। एक आप ये देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ एक तख्त लगी हुई है, बेड लगा हुआ है, बाईं तरफ एक वो लगा हुआ है और दोनों तरफ पढ़ाई करने के लिए एक एक कुर्सी मेज ये रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि। और बिल्कुल ये देखिए, ये साफ तौर पर हम दिखाएंगे कि तमाम मैप्स लगे हुए हैं, तमाम जानकारी ऐसी जो कि पढ़ाई में मददगार साबित हो सकती है। इस तरीके से दीवारों पर इसको चस्पा करके रखा गया है। और ये 2 छोटी छोटी अलमारियाँ, देखिए 2 स्टूडेंट रहते हैं तो एक ये छोटी अलमारी दी गई है, एक ये छोटी अलमारी दी गई। हालांकि अलमारियां जो हैं वो बहुत छोटी सी हैं और इन्हीं में जो है यहीं किनारे की तरफ जो है वो किचन रहता था। एक गैस चूल्हा रख करके लोग खाना बनाते थे। जो स्टूडेंट रहते थे यहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती थी और कई कमरे जो है वो एक दूसरे से इस तरह से दरवाजे से अटैच रहते थे और रोशनी आए इसके लिए देखिए ये बाईं तरफ जो है ये खिड़की लगाई गई है। पंखे का अरेंजमेंट है, छत ऊंची है ताकि अगर लाइट ना रहे तो गर्मी ना लगे जो है वो। तो छोटा सा एक कमरा था जिसमें 2 लोग रहते थे और पुलिस का दावा है कि इसी तरह के एक कमरे में, ये 36 नंबर कमरा नहीं है लेकिन इसी तरह के एक कमरे में जो है वो उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश रची गई थी और सदाकत नाम का जो आरोपी, जो इकलौता आरोपी शूटआउट केस में गिरफ्तार हुआ है, वो इस 36 नंबर कमरे में रहता था। हालांकि वो
वैध छात्र नहीं था, अवैध तरीके से रहता था, अपने रसूख के दम पर रहता था। तो इसी तरीके का कमरा मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में है। हालांकि अब जब हॉस्टल को खाली करा दिया गया है, पूरी तरह से सील किया जा रहा है, तो उसकी वजह से तमाम दूसरे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उस्मान एनकाउंटर पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उमेश हत्याकांड में अब तक 2 आरोपी ढेर हैं, सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जवाबी फायरिंग में उस्मान मारा गया, मुठभेड़ में एक सिपाही घायल है, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उमेश की हत्या के दौरान फायरिंग करता दिखा था उस्मान, और उस्मान को आज ढेर किया गया है। प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था। दिनांक 24 फरवरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अरबाज, जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन, उसकी एक पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी तथा इसका एक साजिशकर्ता सदाकत 27 फरवरी को जेल भेजा गया था। सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे, वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमन्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।